जिस लड़की से मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया, उसे बचाने के लिए मैंने वही पल चुना जब वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। उसे धोखा देने के लिए और सबकी नजर में मैं एक बेरहम इंसान बन गया। लोगों ने मुझे कोसा, नफरत की, लेकिन मैंने उसकी तरफ से मुंह मोड़ते समय एक पल भी नहीं हिचकिचाया, क्योंकि मैंने अपना फैसला पहले ही कर लिया था। मैंने खुद को एक इंसानी लैब रैट बना लिया। देखते ही देखते 3 साल गुजर गए और मेरा वह दर्दनाक तजुर्बा आखिरकार खत्म हुआ। लेकिन बाहर आते ही मैंने सबसे पहला काम उससे माफी मांगने का नहीं किया। मैं सीधे एक फ्यूनरल सेंटर गया। 3 साल के ड्रग ट्रायल्स ने मेरे अंदरूनी अंगों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। अब मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 1 महीना बचा है। और मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि अगर उसे पता चला कि वह धोखा सिर्फ एक नाटक था, तो वह उम्र भर पछतावे में डूबी रहेगी और खुद को कसूरवार मानती रहेगी। इसलिए मुझे इस राज को अपने साथ कब्र में ले जाना होगा और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब होना होगा। स्टाफ ने कहा, मिस्टर लिन, आपके बुक किए हुए फ्यूनरल पैकेज का कुल खर्च 86,000 युआन है। मैंने अपने बैंक कार्ड को देखा, उसमें सिर्फ 500 युआन बचे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मरने के लिए सम्मान जुटाना भी मेरे लिए एक लग्जरी बन जाएगा। मैंने अपनी शर्म को घोंट कर कहा, अभी मेरे पास सिर्फ 500 हैं। क्या मैं बाकी पैसे कुछ दिनों में दे सकता हूँ? उसने ठंडे लहजे में कहा, मिस्टर लिन, 1 महीने के अंदर बाकी रकम चुकानी होगी। 1 महीने में 36,000 कमाना नामुमकिन था, लेकिन शायद कोई रास्ता हो। उस रात मैं जिंक सिटी के सबसे बड़े ज्वेलरी गाला के बाहर खड़ा था। मेरे पास निमंत्रण नहीं था, इसलिए गार्ड्स ने मुझे दरवाजे पर ही रोक दिया। मैं 3 घंटे तक इंतजार करता रहा। आखिरकार लोग बाहर आने लगे। तभी मैंने रुआन को गुआन चेन का हाथ थामे हुए शान से बाहर निकलते देखा। एक अमीर नौजवान ने उनकी तारीफ में कहा, गुआन चेन, रुआन वाकई कमाल की है। इसने तुम्हारे लिए बिना सोचे 80 मिलियन युआन की घड़ी खरीद ली। रुआन हल्का सा मुस्कुराई और बोली, शादी जिंदगी में एक ही बार होती है। मैं गुआन चेन को हर चीज में सबसे बेहतरीन देना चाहती हूँ। किसी ने हंसकर कहा, ऐसे वादों के बाद तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे ही वो गाड़ी में बैठने वाले थे, मैंने खुद को रोक न पाया और पुकारा, लू रुआन। उसने मेरी आवाज सुनी और मुड़ गई। मेरी आंखों से उसकी आंखें टकराते ही उसके चेहरे पर कई भाव आए, जो पल भर में रोंगटे खड़े कर देने वाली नफरत में बदल गए। मैं कांपते दिल के साथ धीरे धीरे उसके पास गया और अपनी कलाई से सीपियों वाला ब्रेसलेट उतार कर कहा, रुआन, क्या तुम इस ब्रेसलेट के बदले मुझे 36,000 युआन दे सकती हो? यह वही ब्रेसलेट था जो हमारे रिश्ते की शुरुआत का गवाह था। बीच पर उसने खुद अपने हाथों से ये सीपियां चुनी थीं। मुझे आज भी उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, लिन बेई, मुझ पर भरोसा रखो, एक दिन तुम इस दुनिया की सबसे कीमती चीज के बदले मेरे साथ ट्रेड करोगे। पर इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उसने मेरे हाथ से ब्रेसलेट छीन लिया। उसकी आंखों में मुझे जिंदा जला देने वाली आग थी। उसने कहा, 3 साल बाद तुम सिर्फ पैसे मांगने आए हो, अगर नहीं तो दफा हो जाओ। तुमसे कभी कोई उम्मीद नहीं थी। उसके शब्दों ने मुझे अंदर तक छलनी कर दिया। पर सच तो यह है कि मैं यहां पैसे के लिए आया ही नहीं था। मैं तो बस मरने से पहले उसे एक आखिरी बार देखना चाहता था। उसकी शक्ल अपनी यादों में संजोने के लिए मैं ब्रेसलेट वापस लेने आगे बढ़ा, पर उसने बिना हिचकिचाए उसे जमीन पर दे मारा। आसपास के लोग कानाफूसी करने लगे, क्या ये वही कमीना है जिसने रुआन को छोड़ा था? हाँ, सुना है जब रुआन का बिजनेस शुरू हो रहा था तभी उसे हार्ट फेलियर हुआ था। उसे बचने के लिए ट्रांसप्लांट चाहिए था और पता चलते ही ये उसे छोड़कर किसी अमीर लड़की के साथ विदेश भाग गया। अब इसे पछतावा हो रहा होगा, इसीलिए बेशर्मी से वापस आया है। मैं रुआन की जगह होता तो इसे तड़पा तड़पा कर मारता। कितना अहंकारी है, उनकी हर बात सच थी, लेकिन उस सच के पीछे छिपा सच कोई नहीं जानता था। कोई नहीं जानता था कि जब रुआन को दिल की सख्त जरूरत थी तो मैंने कितनी मुश्किलों से उसके लिए हार्ट ढूंढा था। डोनर कोमा में था और उसका बाप ड्रग रिसर्च का पागल दीवाना था। उसकी एक ही शर्त थी, अगर मेरे बेटे का दिल चाहिए तो तुम्हें मेरी नई दवा का टेस्ट सब्जेक्ट बनना होगा। मुझे पता था रुआन ये कभी नहीं होने देगी, इसलिए मुझे सब कुछ नाटक करना पड़ा। मैंने किसी को पैसे देकर अफेयर का नाटक करवाया और खुद उसे छोड़ दिया। अचानक सीने में एक तेज दर्द उठा, मेरा चेहरा पीला पड़ गया। मैंने दर्द दबाने के लिए दांत भींचे और जमीन पर बिखरे ब्रेसलेट के टुकड़े एक एक कर उठाए, उन्हें जेब में रखा और मुड़ गया। तभी एक अमीर औरत ने मेरे सामने आकर पैसों की गड्डी फेंक दी। उसने हिकारत से कहा, मैंने सुना है तुम 10,000 के लिए किसी के साथ भी सो सकते हो। ये लो, सबके सामने कपड़े उतारो और दिखाओ कितने बेशर्म हो। मैं चुप रहा, मुट्ठियां भींची और तभी किसी और ने और 10,000 मुझ पर फेंके। अगर पैसे कम हैं तो ये 10,000 और लो, अब अपने कपड़े उतारो। उसके शब्दों ने मुझे झकझोर दिया। मेरा चेहरा शर्म से जलने लगा। अपमान की आग मेरे जिस्म के जर्रे जर्रे में दौड़ गई। मैं बस वहां से निकलना चाहता था, पर भीड़ ने मुझे घेर लिया था। भागने का कोई रास्ता न बचा था। किसी ने कहा, रुआन चलो यहां से, इस जैसा इंसान तुम्हारी एक नजर के भी लायक नहीं है। लू रुआन और गुआन चेन गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि तभी किसी ने झपट कर मेरे कपड़े फाड़ दिए। बेशम कहीं के, शरीफ बनने का ढोंग क्यों कर रहे हो? इसे सबके सामने नंगा कर दो। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही मुझे जमीन पर पटक दिया गया। मैंने खुद को समेटने की कोशिश की, पर उन्होंने बेरहमी से मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरा बदन दुनिया के सामने तमाशा बना दिया।
मेरी नजरों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। जब लगा कि मैं अब गिर जाऊंगा, एक ठंडी गुस्से से भरी आवाज गूंजी, सब यहां से दफा हो जाओ। वो रुआन थी। भीड़ तुरंत पीछे हट गई। अगले ही पल उसकी हल्की गर्माहट वाला एक कोट मुझ पर फेंका गया, जिससे मैंने खुद को ढका। उसने ठंडी नजरों से मुझे देखते हुए कहा, लिन बेई, तुम वही हो ना जो निंगबिंग के साथ थे, उसे विदेश ले गए थे? क्या वो तुम्हें ऐसी ही जिंदगी देती हैं? मैंने फीकी मुस्कान के साथ कहा, वो मेरा इस्तेमाल करके ऊब गई। वैसे भी मैं तो उसके पैसों के लिए ही उसके साथ था, तो मैंने कुछ नहीं खोया। मैंने रुककर तल्खी से कहा, 10,000 एक रात, क्या सीईओ लू आजमाना चाहेंगी? उसका चेहरा और सर्द हो गया। इतने सस्ते पैसे के लिए इतना गिर सकते हो? बिना सोचे उसने असिस्टेंट से 1,00,000 युआन मंगवाए और मुझ पर दे मारे। पैसों की धार से मेरा गाल कट गया। मैं जरा भी नहीं डिगा। उसने कहा, तो ये रहा तुम्हारा 1 महीने का डिस्काउंट। आज से 1 महीने तक तुम मेरे हो और इस दौरान मैं तुम्हें अपने हिसाब से खिलाऊंगी। वो गुआन चेन के साथ गाड़ी में चली गई। मैंने झुककर जमीन से वो बिखरे पैसे बटोरे और खुद पर ही हंसने लगा। शायद मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी। एक ही दिन में मैंने अपनी कब्र का सारा खर्चा कमा लिया था। पैसे लेकर मैं वापस फ्यूनरल सेंटर पहुंचा। पेमेंट पूरी करके मैं टैक्सी लेकर उस पते पर गया जो रुआन ने दिया था। वहां पहुंचते ही एक बटलर ने मुझे सर्वेंट की ड्रेस दी और कहा, जल्दी बदलो, मिस लू ने कहा है आज रात तुम्हें उनके कमरे के बाहर पहरा देना है। कपड़े बदलकर मैं कमरे की तरफ गया, पर दरवाजे के पास पहुंचते ही अंदर से आती आवाजों ने मुझे रोक दिया। मेरा बदन सुन पड़ गया। वो आवाजें मेरे दिल में छुरे की तरह चुभ रही थीं। घबराहट में मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मैं हिल पाता, दरवाजा खुला। रुआन नाइट गाउन में खड़ी थी। उसकी गर्दन पर निशान साफ थे। उसने मुझे घूरते हुए ठंडे लहजे में कहा, कैसा महसूस हो रहा है? बाहर खड़े होकर दूसरों को ये करते सुनना। मुझे पता था ये सब वो मेरे साथ किए उस धोखे का बदला ले रही है, पर मैं कमजोर नहीं दिख सकता था, इसलिए मैंने खुद को मजबूर किया। मिस्टर गुआन कुछ ज्यादा ही जोर आजमा रहे हैं। इतने पैसे दिए हैं तो मैं खुद उन्हें कुछ चीजें सिखाने को तैयार हूं। उसने घिन से देखा, तुम वाकई बेशर्म हो। पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो, है ना? मैंने हल्की सी सिर हिलाई। बिल्कुल, पैसों के लिए कौन मुश्किल मोल लेगा? उसका चेहरा नफरत से भर गया। तुम जैसे इंसान से मुझे घिन आती है। जानवर भी शायद तुम्हें देखकर दूर भागें। मैं समझ पाता उससे पहले उसने हुक्म दिया, इसे बैकयार्ड में ले जाओ और साइबर के साथ लॉक कर दो। 2 नौकर मुझे घसीटते हुए पीछे ले गए और उसे देखते ही मेरा पूरा शरीर कांप उठा। साइबर एक खूंखार तिब्बती मस्टिफ कुत्ता था। उसके तेज दांत रोशनी में चमक रहे थे। अनाथालय में बचपन में कुत्ते के काटने के बाद से मुझे कुत्तों से जानलेवा डर लगता था। मैंने बेताबी से सिर हिलाया। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे छोड़ दो। पर रुआन की ठंडी आवाज गूंजी, लिन बेई, क्या तुम पैसे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे? अब डर क्यों रहे हो? मैंने दांत पीस कर कहा, पैसे के लिए मैं सब कर सकता हूं, पर इतने वाहियात काम के लिए तुम्हें और पैसे देने होंगे। जो तुमने दिया वो काफी नहीं है, 1,00,000 और चाहिए। उसने तुरंत कहा, ठीक है, 1,00,000 और लो, इसे अंदर बंद कर दो। मैं प्रतिरोध करता, उससे पहले उन्होंने मुझे पिंजरे में धकेल कर ताला लगा दिया। उधर गुआन चेन जब बाहर आया, उसने मुझे ले जाते देखा। रुआन उसके पीछे ऐसे भाग रही थी जैसे होश खो बैठी हो। वो इतनी घबराई थी कि उसने गुआन चेन को भी धक्का दे दिया। उसकी नजरें मुझ पर टिकी थीं, जिनमें जलन साफ थी। जब मुझे होश आया तो मैं एक मुलायम बिस्तर पर था। मेरे पैर पर पट्टी बंधी थी और गुआन चेन मेरे पास खड़ा था। मुझे जागते देख उसने ठंडी आवाज में पूछा, लिन बेई, तुम वापस क्यों आए? जब रुआन का दिल काम करना बंद कर रहा था, तब तुम उसे छोड़कर भाग गए थे। ब्राइडल सूट में उसे अकेला छोड़ दिया था। क्या तुम्हें पता भी है कि वो मरते मरते बची थी? जब मैं पहुंचा वो अपने ही खून में सनी हुई थी, और तब भी वो सिर्फ तुम्हारा नाम पुकार रही थी। उसकी आवाज भारी हो गई। वो खुशनसीब थी, क्योंकि अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों को मैचिंग हार्ट मिल गया। लेकिन अस्पताल से बाहर निकलते ही उसने सबसे पहले तुम्हें ही ढूंढा। उसने कहा वो ठीक है, ताकि तुम नफरत न करो। उसने कहा वो काम करेगी और तुम्हें बेहतरीन जिंदगी देगी, और तुम उसे छोड़कर ऐश करने चले गए। उसकी बातें मेरे आर पार हो गईं। क्या तुम्हें पता है उस दिन एयरपोर्ट पर वो कितना रोई थी? मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि सच तो ये था कि इन 3 सालों में मेरा दर्द उससे कम नहीं था। मैं एक लैब में बंद था, न धूप देखी न बाहर कदम रखा। हर दिन सिर्फ अनगिनत दवाइयां और प्रयोग। फिर भी मैं सब सह गया बिना किसी शिकायत के, सिर्फ इसलिए कि वो जिंदा रह सके। और मैंने 3 साल तक रुआन के साथ रहकर उसका दिल जीता। अब हमारी शादी होने वाली है और तुम उसे परेशान करने आ गए। गुआन चेन के शब्दों ने मुझे फिर से मारा। मैं कहना चाहता था कि मैं पैसे के लिए नहीं आया, मैं मर रहा हूं और आखिरी बार रुआन को देखना चाहता था, लेकिन एक शब्द भी मुंह से न निकला। इससे पहले कि मैं संभल पाता, उसने मुझे बिस्तर से नीचे फेंक दिया, फिर खुद ही अपना सिर दीवार पर दे मारा। खून तेजी से बहने लगा। उस आवाज को सुनकर रुआन तुरंत भागी आई। वो घबराहट में उसके पास आई और पूछा, गुआन चेन, तुम ठीक तो हो? मैं कुछ कर पाता उससे पहले उसने कमजोर आवाज में कहा, रुआन लिन बेई ने मुझे धक्का दिया। मैं पूरी तरह जम गया। मैंने सोचा नहीं था वो मुझे फंसाने के लिए इतना गिर जाएगा। मैंने सफाई देनी चाहिए, पर रुआन ने मुझे जोर से लात मारी। उसकी आवाज गुस्से से भरी थी।
अगर गुआन चेन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और वो उसे उठाकर अस्पताल ले गई, मुझे एक मामूली कीड़े की तरह छोड़ दिया। कितना वक्त बीत गया मुझे नहीं पता। फिर बटलर और कुछ लोग अंदर आए। उन्होंने मुझे किसी अपराधी की तरह दबोचा और घसीटते हुए अस्पताल ले गए। वहां गुआन चेन बिस्तर पर था, सिर पर पट्टी बंधी थी और रुआन चिंता में उसके पास खड़ी थी। लेकिन मुझे देखते ही उसकी चिंता नफरत में बदल गई। घुटनों पर बैठो और यानचिन से माफी मांगो। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, उन्होंने मुझे जबरदस्ती घुटनों के बल गिरा दिया। मेरा बदन सुन्न पड़ गया था। मुझमें अब और संघर्ष करने की ताकत नहीं बची थी। मैंने बेजान आंखों से उसे देखा और धीमी आवाज में पूछा, अगर मैं माफी मांग लूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगी? क्योंकि मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मेरा शरीर थककर चूर था, रूह जवाब दे चुकी थी। मैं बस किसी शांत जगह जाकर सुकून से अपनी मौत का इंतजार करना चाहता था। मुझे जाने दो। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, रुओन के भीतर कुछ अचानक तड़प उठा। पर जाहिर करने के बजाय उसने बेडसाइड से पानी का गिलास उठाया और सीधे मेरे चेहरे पर दे मारा। तुम्हें मुझसे मोलभाव करने का कोई हक नहीं है लिनबे। तुम पर मेरा कर्ज है और इस जन्म में तुम इसे कभी नहीं चुका पाओगे। मैंने एक हल्की कड़वी सांस ली और कहा, तुम लोगों का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल कर रही हो। प्रेमी तो हमेशा मिलते और बिछड़ते हैं। ये कर्ज में कब बदला? उसकी आंखें और सर्द हो गईं। तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है। इसे पकड़ो और झुककर माफी मंगवाओ। पल भर में किसी ने मेरे सिर को पकड़कर जोर से जमीन पर दे मारा। एक बार, दो बार, तीन बार। मेरा माथा सूज गया, लाल हो गया और फट गया। खून बहने लगा, लेकिन उन्होंने तब तक नहीं छोड़ा जब तक ग्वांचन ने नहीं टोका। रुआन, मैं ठीक हूं, इसे छोड़ दो। इसने तुम्हें बुरी नीयत से चोट पहुंचाई है। तुम्हें उस पर दया दिखाने की जरूरत नहीं है, उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया। मैं उस पर दया नहीं दिखा रहा हूं। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम इसे यहीं छोड़ दो रुआन। 3 साल बीत चुके हैं। तुम्हें उसे जाने देना चाहिए, उसने कोमलता से कहा। पर वो बस हंस दी। तुम जो चाहो सो सोचो। मैं बहुत पहले ही उससे प्यार करना छोड़ चुकी हूं। अब मैं बस इस दिल से आदमी से बदला लेना चाहती हूं, उसने पूछा। सच में? और उसने मजबूती से जवाब दिया, बिल्कुल। मेरा वादा है, हमारी शादी से पहले मैं इसे अपनी दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दूंगी। ये सुनकर उसने सिर हिलाया। तभी रुओन ने मेरे खून से सने माथे को देखा और बेरुखी से कहा, डॉक्टर को बुलाओ और इलाज करो। जल्द ही डॉक्टर लियू को कमरे में खींचा गया और मुझे जमीन पर पड़ा देखते ही उनका चेहरा सदमे से बदल गया। मिस्टर लिन, आप रुओन की भौहें तन गईं। आप इन्हें जानते हैं? मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि डॉक्टर लियू ही थे जो हार्ट ट्रांसप्लांट की सच्चाई जानते थे। उन्होंने ही मुझे उस वक्त चेतावनी दी थी। कहा था, शाहबाजी एक सन की फार्मास्यूटिकल आदमी है। उसने अपने बेटे को ही सब्जी बना दिया था। अगर तुम उसके टेस्ट सब्जेक्ट बने तो समझो अपनी जान से जुआ खेल रहे हो। पर तब तक मेरा फैसला हो चुका था। चाहे जान ही क्यों न देनी पड़े, मुझे रुओन को बचाना था। और अब अगर उसने अतीत के बारे में एक भी सवाल पूछा तो सब कुछ बिखर जाएगा। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया, अपनी आवाज में बनावटी लापरवाही लाते हुए। तब मिसिंग बिंग और मैं बस मस्ती कर रहे थे और गलती से रात को अस्पताल पहुंच गए थे। यह एक इमरजेंसी केस था। डॉक्टर लियू ने इसे संभाला था। रुओन ने मुझे घृणा से देखा। लिनबे, तुम वाकई बेशर्म हो। इस पूरे कमरे को और इसे भी कीटाणु रहित करो। ये आदेश देकर वह ग्वांचन के साथ चली गई। मैंने डॉक्टर लियू की आस्तीन पकड़कर गिड़गिड़ाया, डॉक्टर लियू, प्लीज रुओन को उस वक्त की सच्चाई मत बताइएगा। उन्होंने मुझे देखा, आवाज भारी थी। तुमने उसे बचाने के लिए 3 साल उस लैब में खुद को बर्बाद कर दिया। अब तुम मर रहे हो और वह अब भी तुम्हें गलत समझती है। क्या यह वाकई सही है? मैंने पल भर के लिए आंखें बंद की और फुसफुसाया, हाँ है, वह इसके लायक है। जल्द ही सुरक्षा सूट पहने नर्सों ने अंदर आकर पूरे कमरे में कीटाणुनाशक स्प्रे किया और मुझ पर भी तीखी गंध से मेरी नाक जल गई। आंखों में आंसू आ गए और सांस लेना मुश्किल हो गया। डॉक्टर लियू ने गहरी सांस ली, मुझे एक टिश्यू दिया और सावधानी से माथे के घाव को साफ करके पट्टी बांधी। और आने वाले दिनों में रुओन ने मेरे साथ कुछ खास बुरा नहीं किया। इसके बजाय उसने मेरे साथ बिल्कुल एक नौकर जैसा बर्ताव किया और धीरे धीरे मुझे खामोशी से प्रताड़ित करती रही। वह मुझे पानी का टब लाने का हुक्म देती ताकि वो पैर धो सके और फिर खुद ही उसे लात मार देती, जिससे मुझे घुटनों के बल बैठकर फर्श साफ करना पड़ता। जो खाना मैंने इतनी मेहनत से बनाया होता वो उसे कुत्ते के सामने फेंक देती और ठंडे लहजे में कहती, तुम जैसे गंदे इंसान का हाथ का खाना सिर्फ जानवरों के लायक है। वह ग्वांचन को लेकर बड़े शोरूम जाती, लाखों नहीं करोड़ों खर्च करके बिना सोचे हर डिजाइनर घड़ी खरीद लेती और फिर वो मुझे मजबूर करती कि मैं उन सभी घड़ियों को अपने हाथों से उठाकर विला तक वापस लाऊं। और दिन ब दिन बिना आराम किए दौड़ते हुए मेरा शरीर आखिर हार मान गया और मैं सड़क पर ही गिर पड़ा। और जब मैं अस्पताल में दोबारा उठा तो डॉक्टर लियू ने बताया कि मैंने इन कुछ दिनों में अपने शरीर को उसकी सीमा से परे धकेल दिया था, कि यह और सहन नहीं कर सकता और अब मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। और अजीब बात है, यह सुनकर मुझे डर नहीं लगा बल्कि सुकून मिला, क्योंकि आखिरकार मुझे अब इस अधमरे शरीर को ढोना नहीं पड़ेगा और मुझे उन भावनाओं के साथ नहीं जीना पड़ेगा जो मैंने रुओन के लिए अपने दिल में गहराई से दबा रखी थी। पर मरने से पहले एक आखिरी काम बाकी है। और तभी मेरा फोन बजा। वह उसी का था।
लिनबे, तुम एनीमिया की वजह से बेहोश हुए थे। अस्पताल में और कब तक पड़े रहने का इरादा है? अभी के अभी ब्राइडल शॉप पहुंचो और यानचिन के कपड़े बदलने में मदद करो। मैंने बिस्तर से खुद को उठाया और वहां निकल पड़ा। मेरा चेहरा बुरी तरह फीका पड़ चुका था, इसलिए मैंने नर्स से थोड़ा हल्का मेकअप करने को कहा ताकि यह छिप सके। और जब मैं पहुंचा, रोन और ग्वांचन अपनी शादी की ड्रेस और सूट पहनकर फिटिंग रूम से बाहर निकल चुके थे। वो ड्रेस यह हल्के लैवेंडर रंग की थी, जो उसकी सुंदरता को और निखार रही थी। उनके साथ खड़ी एक सेल्सगर्ल ने तारीफ की, यह शादी का जोड़ा वाकई लाजवाब है। सुना है मिस लियू ने खुद डिजाइन किया है, दूसरी ने जोड़ा। हाँ, और सुना है कि इस पर लैवेंडर का काम बिल्कुल प्रोवेंस जैसा सटीक बनाया गया है। और उस पल मैं पूरी तरह जड़ हो गया। मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि वो ड्रेस, इसे मैंने ही उसके लिए डिजाइन किया था और उसने वाकई इसे बनवा भी लिया। लेकिन इसे पहनने वाली और इसमें शादी करने वाली अब मैं नहीं थी। रुओन ने सावधानी से ग्वांचन के बाल ठीक किए, फिर मुझे देखा और उसकी आंखों में जो थोड़ी कोमलता दिखी थी वो पल भर में गायब हो गई। इतना गुलाबी चेहरा, और तुम कहते हो एनीमिया है। जैसा मैंने सोचा था, तुमने डॉक्टर से मिलकर नाटक किया है। मैंने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम सही कह रही हो। मैं बस इस स्थिति का फायदा उठाकर कुछ दिन आराम करना चाहता था। उसके चेहरे के हाव भाव ठंडे पड़ गए। लिनबे, मैंने तुम्हें 1 महीने के 1 लाख दिए थे, आराम करने के लिए नहीं। जाओ और यानचिन के जूते लाओ। मैं आगे बढ़ा, शेल्फ से चमड़े के नुकीले जूते उठाए और ग्वांचन के पैरों के पास रख दिए। उसने अपना पैर उठाया और जैसे ही जूते पहने, उसने जानबूझकर मेरे हाथ पर जोर से पैर रखा। दर्द से मैं तड़प उठा और चीखने से खुद को न रोक सका। उसने लापरवाही से कहा, माफ करना, मुझे चक्कर आ रहा था, नीचे ठीक से दिख नहीं रहा था। रोन ने तुरंत कहा, वह सिर्फ एक नौकर है, जो हो गया सो हो गया, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वह आगे बढ़ी और ग्वांचन का हाथ थाम लिया, और उसके लिए उसकी आंखों में प्यार साफ दिख रहा था। जबकि यानचिन ने भी रुओन की ड्रेस ठीक करने के लिए चालाकी से आगे कदम बढ़ाया। मुझे ऐसे धकेल दिया जैसे मेरा कोई वजूद ही न हो, और उसके बाद मैं भारी मन से चुपचाप मुड़ा और जाने लगा। लेकिन मैंने बस कुछ कदम ही लिए थे कि पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वह रुओन थी। उसने मुझे पास के लाउंज में खींच लिया, दीवार से सटाकर मेरा रास्ता रोक दिया और ठंडे लहजे में कहा, लिनबे, अगर तुमने तब मुझे धोखा न दिया होता तो आज ये सब तुम्हारा होता। तुम्हें पछतावा तो हो रहा होगा, है ना? मैंने उसे देखा और मेरे दिल में एक कड़वा सच गूंज उठा। पछतावा? अगर मैंने टेस्ट सब्जेक्ट बनना स्वीकार न किया होता तो 3 साल अंधेरे में न गुजारता और इस वक्त मौत के मुहाने पर न खड़ा होता। लेकिन उसे जीवित अपने सामने खड़ा देख यह सब सार्थक लगने लगा। इसलिए मैंने शांति से कहा, नहीं, मुझे किसी चीज का पछतावा नहीं है। उसकी आंखें सिकोड़ गईं। तब तुम पैसों के लिए मुझे छोड़कर गए थे। अब जब मेरे पास पैसा और ताकत है, तुम्हें पछतावा क्यों नहीं है? मैंने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैंने जो किया उसका मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। फिर मैंने कार्ड निकाला और कहा, इसमें अभी भी 64,000 बचे हैं, इसे वापस ले लो। आज से मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं रुओन, हमारा रिश्ता खत्म हो गया। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने कार्ड उसके हाथ में रख दिया और मुड़ गया, क्योंकि मुझे डर था अगर मैं एक पल और रुकता तो मैं अपनी भावनाओं पर काबू न रख पाता। लेकिन जैसे ही मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा, वह अचानक पीछे से लपकी, मेरी कमर पकड़ी और मुझे दीवार से दे मारा। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। लिनबे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी वही नादान रोन हूं जो 3 साल पहले थी? क्या तुम्हें लगता है कि जब चाहो मुझे छोड़कर जा सकते हो? तुम मुझे फिर से छोड़ना चाहते हो? सोचना भी मत। और ठीक उसी पल दरवाजा जोर से खुला। ग्वांचन अपने दूल्हे के लिबास में वहां खड़ा था। उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। वह हमें देखते हुए वहीं जड़वत खड़ा रह गया। मेरे बिखरे होश पल भर में ठिकाने आ गए। रुओन ने मुझे छोड़ दिया। मैंने उसे देखा, मेरी आंखों में ग्लानि भर आई। ग्वांचन, लेकिन मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही वो कुछ कदम पीछे हटा, मुड़ा और भाग गया, और रुओन तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ी। और उस पल लगा जैसे मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। मैं दीवार के सहारे फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा, अपने चेहरे को हाथों से ढंक लिया, पर आंसू फिर भी मेरी उंगलियों से रिस रहे थे, क्योंकि मैं इसे महसूस कर सकता था। रुओन अब भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मैं उसे वापस प्यार नहीं कर सकता था। शायद इसलिए क्योंकि मैं मरने वाला हूं। क्यों? तुम हम दोनों को ऐसी सजा क्यों दे रही हो? मैंने धीमी आवाज में बड़बड़ाया। और उसी वक्त जैसे ही ग्वांचन दुकान से बाहर भागा, एक कार सीधी उसकी ओर तेज रफ्तार में आई। जैसे ही कार उसकी ओर लपकी, रुओन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और ग्वांचन को खींच लिया, उसे बिल्कुल सही समय पर बचा लिया। लेकिन राहत के बजाय उसने दर्द से उसे देखा और पूछा, तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम्हें मुझे मरने देना चाहिए था, ताकि तुम बिना किसी ग्लानि के लिनबे के साथ रह सको। उसने बोलने की कोशिश की, ग्वांचन मेरी बात सुनो, लेकिन उसने उसकी बात काट दी। मैं नहीं सुनूंगा, बिल्कुल नहीं, उसकी आवाज कांपते हुए उसने कहा। ग्वांचन, मैं वाकई तुमसे शादी करने वाली थी, लेकिन लिनबे के दोबारा सामने आते ही मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रहा। मैं उससे नफरत करती हूँ, पर उससे प्यार और भी ज्यादा करती हूँ। और अगर मैं अभी तुमसे शादी करूं तो ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी। ग्वांचन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। रुओन, मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। लिनबे तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है।
जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी उसने तुम्हें छोड़ दिया था। मैं ही था जो तुम्हारे साथ खड़ा था। तुम मुझे थोड़ा भी क्यों नहीं देख पाती? मैं 5 साल से तुमसे प्यार करता हूं। उसकी आंखें दर्द से नम हो गईं जब उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन मैं लिनबे से 18 साल से प्यार करती हूँ, 7 साल की उम्र से। जब मैं उससे पहली बार अनाथालय में मिली थी, मैं रात में चुपके से रो रही थी और उसने मुझे एक टॉफी दी थी, बस एक टॉफी, और उस दिन से उसकी छवि मेरे दिल में बस गई। भले ही वो मुझे छोड़कर चला गया, मैं उसे कभी नहीं भूली। ग्वानचन, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। उसने मायूसी से सिर हिलाया। रुआन, होश में आओ। लिनबे तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, वह सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ा है। उसने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। अगर ऐसा है भी तो भी मैं उसे स्वीकार कर लूंगी। और इसके साथ ही वो ग्वानचन को वापस ब्राइडल शॉप ले आई। और ठीक जब वो सब कुछ मुझे बताने वाली थी, मैंने पहले ही बोल दिया, इससे पहले कि वो कुछ कह पाती। बिंग बिंग और मेरी लड़ाई हो गई थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास वापस आया। लेकिन अभी उसका फोन आया, वह सुलह करना चाहती है। उसने मेरे अमेरिका जाने का टिकट भी बुक कर दिया है। मैंने वापस जाने का फैसला कर लिया है। मैं मिस्टर ग्वान के साथ तुम्हारी शादी में शामिल नहीं हो पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बधाई देता हूं। उम्मीद है तुम्हें अच्छा बेटा और सुखद वैवाहिक जीवन मिले। रून की आंखें कांप उठीं। लिनबे, इतने सालों बाद मैं तुम्हारे लिए क्या थी? मैंने उसकी ओर देखा और खुद को वो सबसे क्रूर सच बोलने के लिए मजबूर किया जो वो सुन सकती थी। रून, क्या तुम सच में इसे इतना साफ सुनना चाहती हो? तुम बस एक फालतू का विकल्प थी। जब बिंग बिंग और मेरा ब्रेकअप हुआ तो मैं तुम पर निर्भर रहने के लिए वापस आया था। अब जबकि वो वापस आ गई है तो मुझे उसे चुनना ही होगा जिसे मैं सच में पसंद करता हूँ। रून बुरी नहीं है, बस कुछ ज्यादा ही रूढ़िवादी है। मुझे बिंग बिंग जैसी लड़कियां पसंद हैं, वो मुझे संतुष्ट करती हैं। रून का चेहरा गुस्से और दर्द से सफेद पड़ गया। लिनबे, तुम वाकई बहुत बेशर्म हो। मैंने खोखली हंसी हंसते हुए कहा, हाँ मैं हूं। तुम्हें यह बात 3 साल पहले ही समझ जानी चाहिए थी। और मैं जाने के लिए मुड़ा, तभी उसने हाथ उठाकर मेरा रास्ता रोक लिया। उसकी आवाज ठंडी और आखिरी फैसले जैसी थी। लिनबे, मुझे वो ब्रेसलेट वापस करो। आज के बाद मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। मैं रुका, धीरे से वो ब्रेसलेट उतारा जिसे मैंने बड़ी मेहनत से ठीक किया था और उसे दे दिया। पर उसने बिना हिचकिचाए उसे फिर से कुचल दिया। उसे ठीक होने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उस पल मुझे लगा जैसे उसके साथ मेरा दिल भी टूट गया है। मैंने दबी आवाज में पूछा, क्या अब मैं जा सकता हूं? उसने ठंडे लहजे में कहा, मेरे पास भी तुम्हें देने के लिए कुछ है, इसे लो। तुम जियो या मरो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने धीरे से सिर हिलाया। मैं ठीक यही सुनना चाहता था। अब मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद तुम एक स्वस्थ, खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जियो। उसने ग्वानचन की ओर मुड़कर कहा, यान यहीं रुको, मैं अभी आई और जब मैं लौटूंगी तो मेरे दिल में सिर्फ तुम होगे और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगी। उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर वो मुझे जिंक सिटी की सबसे बड़ी कैंडी शॉप ले गई और स्टाफ से कहा, इस दुकान की सारी कैंडी मुझे दे दो। स्टाफ हिचकिचाया। मैम, सारी की सारी? उसने दृढ़ता से जवाब दिया, हाँ सब कुछ। जल्द ही कैंडी के एक के बाद एक बैग लाकर हमारे सामने ढेर कर दिए गए। उसने मुझे देखा और कहा, लिनबे, तुमने मुझे कभी एक कैंडी दी थी और उसी ने मेरे प्यार को तुमसे बांध दिया था। अब मैं उसे 1000 गुना वापस कर रही हूं ताकि मैं उस प्यार को खत्म कर सकूं। मैंने एक पल के लिए आंखें बंद की और धीरे से कहा, ठीक है रून, आज से हम पर एक दूसरे का कोई कर्ज नहीं रहा। उसने जवाब दिया, हाँ, अब हम पर एक दूसरे का कुछ भी बाकी नहीं है। और मेरी तरफ बिना देखे वो मुड़ी और चल दी। मैं वहीं खड़ा रहा, उसे तब तक देखता रहा जब तक कि उसकी परछाई भीड़ में ओझल नहीं हो गई। तभी मैं धीरे से नीचे झुका, जमीन से कैंडी उठाई और उन्हें एक एक करके अपने मुंह में डालने लगा। मैं तब तक खाता रहा जब तक मेरी हिम्मत जवाब नहीं दे गई और मैंने उल्टी कर दी। फिर मैं जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। अपनी सारी पीड़ा, गुस्सा और दबे हुए प्यार को आंसुओं के जरिए बाहर निकाल दिया। और जब मैं पूरी तरह शांत हो गया तो मैंने स्टाफ से कहा कि सारी कैंडी पैक करके जिंक सिटी के अनाथालय के बच्चों को भिजवा दें। अगले दिन मैंने फ्लाइट का टिकट लिया और उस जगह के लिए रवाना हो गया जहां मैंने अपने अंत की सारी तैयारी कर रखी थी। प्रोवेंस मैंने दफनाने के बजाय जलने का विकल्प चुना था ताकि मरने के बाद मेरी राख वहां के लैवेंडर के खेतों में बिखेर दी जाए। और जैसे ही मैं बोर्डिंग करने वाला था, बड़ी स्क्रीन पर एक कार दुर्घटना की खबर फ्लैश हुई। जैसे ही मैंने वो पूरी तरह से चकनाचूर हुई कार देखी, मेरी धड़कन रुक गई। वो रून की कार थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया और बिना कुछ सोचे मैं अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा और रास्ते भर उसे फोन करता रहा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। और मैं दिल ही दिल में बस यही प्रार्थना कर रहा था, भगवान उसे सुरक्षित रखना। उसके लिए मैं अपनी बची खुची हर चीज छोड़ने को तैयार था। और जब मैं अस्पताल पहुंचा तो मैंने डॉक्टर लू को गंभीर चेहरे के साथ ग्वानचन से बात करते देखा। इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद मरीज खतरे से बाहर है, लेकिन उसकी आंखों में गंभीर चोट आई है। उसकी कॉर्निया बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। जब वो जागेगी तो वो अंधी हो चुकी होगी। मेरा दिल बैठ गया। ग्वानचन घबरा गया। डॉक्टर, आपको इसे ठीक करना ही होगा। उसकी आंखें उसके लिए सब कुछ हैं, वो अंधी नहीं हो सकती। डॉक्टर लू ने जवाब दिया, इसका एकमात्र तरीका कॉर्निया ट्रांसप्लांट है, लेकिन अभी कोई डोनर उपलब्ध नहीं है।
इससे पहले कि कोई कुछ कहता, मैं आगे बढ़ा और मजबूती से कहा, मैं डोनेट करूंगा। मैं अपनी कॉर्निया देने के लिए तैयार हूं, कृपया तुरंत सर्जरी शुरू करें। डॉक्टर लू ने भौहें सिकोड़ी। मिस्टर लिन, आप जानते हैं कि जीवित व्यक्ति से कॉर्निया नहीं ली जा सकती। मैंने सीधे उनकी आंखों में देखकर धीरे से कहा, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर मैं उसे फिर से रोशनी नहीं दे सका तो फिर जीने का क्या फायदा। उन्होंने सिर हिलाया। भले ही आप मर रहे हों, इस अस्पताल में जीवित व्यक्ति से कॉर्निया निकालने का कोई नियम नहीं है। यह कानून और नैतिकता के खिलाफ है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, अगर आप मेरी आंखें बंद होने का इंतजार कर रहे हैं तो मैं यहीं इसी वक्त उन्हें हमेशा के लिए बंद कर लूंगा। काफी बहस के बाद मैंने एक जिम्मेदारी का फॉर्म साइन किया और अस्पताल ने सर्जरी के लिए हामी भर दी। बहुत समय बाद मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। मैं ग्वांचन की ओर मुड़ा और कहा, कृपया रून को मत बताना कि ये कॉर्निया मैंने दी हैं। वो अविश्वास में मुझे घूरता रह गया। ये सब क्या है? तुम क्यों मर रहे हो? क्या तुमने वाकई पैसों के लिए रून को धोखा दिया था? मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने बस धीरे से कहा, मिस्टर ग्वांच, अब से कृपया रून का ख्याल रखना। बिना पीछे देखे मैं ऑपरेटिंग रूम में चला गया, जहां हम दोनों बेड पर अगल बगल लेटे थे। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थामा। हमारी उंगलियां आपस में उलझ गईं और पहली बार मैंने वो नाम फुसफुसाया जिसे मैंने हमेशा अपने दिल में छुपा कर रखा था, डार्लिंग। मैं बहुत खुश हूं कि मरने से पहले मैं तुम्हारे लिए ये आखिरी काम कर पाया। डार्लिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जैसे जैसे बेहोशी की दवा मेरे शरीर में फैली, मेरी दृष्टि धुंधली होती गई, मेरी पलकें भारी हो गईं और आखिरकार मेरी उंगलियां ढीली होकर गिर गईं। उस पल लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ रून को लगा जैसे वो एक लंबे सपने में फंसी है। एक सपना जहां हम अनाथालय में पहली बार मिले थे, जहां हमने पहली बार हाथ थामे थे, पहली बार चूमा था। फिर मेरा धोखा, वो दिखावटी अफेयर और आखिर में कैंडी शॉप का वो पल जब हमने तय किया कि हम पर एक दूसरे का कुछ भी बाकी नहीं है। और तभी एक दूर की आवाज गूंजी, कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी सफल रही। डोनर लिंडे अब जीवित नहीं रहे। जल्द ही मेरे शरीर को सफेद चादर से ढका गया और ऑपरेटिंग रूम से बाहर लाया गया। ग्वांचन सदमे में आगे दौड़ा। वो कैसा है? डॉक्टर लू ने भारी मन से जवाब दिया। सर्जरी के दौरान मिस्टर लिंडे को हार्ट फेलियर हुआ और उनका निधन हो गया। ग्वांचन जड़वत खड़ा रह गया। उसे कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे अभी अभी एहसास हुआ था कि मेरे धोखे के पीछे असल सच छिपा था और अब मैं उसके सामने ही जा चुका था। तभी फ्यूनरल होम के कर्मचारी आए। उन्होंने वो पावर ऑफ अटॉर्नी थामी जिसे मैंने जीवित रहते ही साइन किया था। 10 दिन पहले ही मिस्टर लिंडे ने अपने अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली थी। कृपया शरीर हमें सौंप दें। ग्वांचन खाली आंखों से घूरता रहा। क्या आप कह रहे हैं कि उन्होंने 10 दिन पहले ही अपना अंतिम संस्कार तय कर लिया था? उन्होंने सिर हिलाया। हाँ, समझौते के मुताबिक हम दाह संस्कार और अंतिम संस्कार की व्यवस्था पूरी करेंगे। और देखते ही देखते उन्होंने मेरा शरीर ले लिया। ग्वांचन उन्हें रोकना चाहता था, पर उसी वक्त दूसरी तरफ रून को ऑपरेटिंग रूम से बाहर लाया जा रहा था और उसके पास उसे आईसीयू में ले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। 2 घंटे बाद जब उसे होश आया तो उसने ग्वांचन को अपने पास बैठा देखा, लेकिन उसके दिल की गहराई में छिपी निराशा साफ थी, क्योंकि उसके सपने में मैं था। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो मैं वहां नहीं था। उसने कोमलता से कहा, रून, अब होश में आ जाओ। वो बेरहम इंसान शायद पहले ही अमेरिका की फ्लाइट ले चुका होगा, बिंग बिंग के साथ फिर से मिलने। उसने ग्वांचन को देखा और धीरे से कहा, यान, मैंने तुम्हें परेशान किया। उसने फीकी मुस्कान दी। जब तक तुम ठीक हो बस इतना ही काफी है। तभी डॉक्टर राउंड पर आए और उसे चेक किया। तुम्हारी दृष्टि सामान्य है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट के बाद रिजेक्शन का कोई संकेत नहीं है। वो सुन्न हो गई। डॉक्टर, क्या आपने कॉर्निया ट्रांसप्लांट कहा? अचानक सर्जरी के दौरान सुनी गई आवाजों के टुकड़े उसके दिमाग में तैरने लगे। उसे लगा था कि वो महज एक सपना था, लेकिन अब वो हकीकत लगा। डॉक्टर ने समझाया, हाँ, दुर्घटना में तुम्हारी आंखें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थीं। ट्रांसप्लांट के बिना तुम अंधी हो जाती। उसने बेसब्री से पूछा, मुझे कॉर्निया किसने दी? डॉक्टर ने सिर हिलाया। गोपनीयता नियमों के कारण हम डोनर की पहचान उजागर नहीं कर सकते। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं खुद पता लगा लूंगी। पर इससे पहले कि वो कुछ करती, ग्वांचन बोल पड़ा, मुझे पता है। ये एक महिला थी जिसकी हार्ट अटैक से मौत हुई। हॉस्पिटल नियमों के कारण डोनर की जानकारी नहीं दे सकता, पर मैंने उसे ऑपरेशन के दौरान देखा था। मैंने अपने असिस्टेंट से उसके परिवार को मुआवजा देने के लिए कह दिया है। वो कुछ पल के लिए शांत रही, फिर फुसफुसाई, यान, क्या तुम्हें पता है, सर्जरी के दौरान मुझे एक बहुत लंबा सपना आया था और उस सपने में लिनबे हर जगह था। मैंने यहां तक सपना देखा कि उसने मुझे अपनी आंखें दे दी। कितना मूर्खतापूर्ण है ना? ग्वांचन ने मुस्कुराहट के साथ कहा। रून, क्या? लिनबे को भूल जाओ। उन यादों को एक सुंदर लेकिन दर्दनाक सपना समझो। तुम्हें अब आगे बढ़ जाना चाहिए। उसने धीरे से आंखें बंद की और कहा, लिनबे, आज से मैं तुम्हें अपनी यादों से पूरी तरह मिटा दूंगी। और 1 हफ्ते बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वो ग्वांचन के साथ अपनी शादी की तैयारी करने लगी। शादी की खबर इंटरनेट पर फैल गई, लेकिन जैसे जैसे दिन करीब आता गया, रून का दिल और भारी होता गया। बार बार उसके मन में यही ख्याल आता था,
शादी से भागकर अमेरिका जाकर मुझे ढूंढ लूं, लेकिन हर बार वो इसे जबरदस्ती दबा देती थी, खुद को ये कहकर कि यान ही था जिसने उसकी जान बचाई कि वही था जो उसके सबसे बुरे वक्त में साथ रहा, और वो उसके साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकती थी। फिर भी धीरे धीरे उसने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि नशे की हालत में ही उसका दर्द कम होता था। और एक रात नशे में चूर होकर उसने ग्वांचन को कसकर गले लगाया और टूट पड़ी। रोते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, तो तुम मेरे साथ इतने क्रूर क्यों हो? मैं तुम्हें उस वक्त मुझे छोड़ने के लिए माफ कर सकती हूँ। मैं अमेरिका में तुम्हारे और बिंग बिंग के बीच जो कुछ भी हुआ उसे भी अनदेखा कर सकती हूँ। लिन बे, बस मेरे पास वापस आ जाओ। मैंने वो वेडिंग ड्रेस तैयार करवा ली है जो तुमने डिजाइन की थी। तुमने उस दिन इसे देखा था, है ना? क्या ये वैसी ही है जैसा तुमने सोचा था? जब मैं इसे डिजाइन कर रही थी तो मैंने अनगिनत बार सोचा था कि मैं इसे पहनकर तुमसे शादी कर रही हूँ। लिन बे, अब मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे कर सकती हूँ। तो तुमने बिंग बिंग क्यों चुना, मुझे क्यों नहीं? क्यों क्यों? वो ग्वांचन का हाथ पकड़े रही, बेताबी से उन जवाबों को मांगती रही जो मैं अब नहीं दे सकता था। और उस पल ग्वांचन का दिल भी शांत नहीं था, क्योंकि वो हमेशा से जानता था कि रून मुझसे गहराई से प्यार करती है। चाहे वो दिन में कितना भी छुपाने की कोशिश करे, वो एक पल के लिए भी मुझे नहीं भूली थी। उसे घर छोड़कर ग्वांचन विला से बाहर निकला, अंधेरे आसमान को देखा और बुदबुदाया। कहते हैं कि जब कोई मरता है तो वो तारा बन जाता है। लिनबे, क्या तुम भी एक तारा बन गए हो? कभी वो मुझे एक मतलबी, लालची और क्रूर इंसान समझता था, लेकिन उस दिखावटी कोर्निया दान के बाद उसके अंदर कुछ बदल गया था। उसे लगा कि शायद उन सबने मुझे गलत समझा था, कि शायद हर चीज के पीछे कोई सच छिपा था। पर अब उसे उजागर करना बेमतलब था, क्योंकि मैं मर चुका था और मुर्दे वापस नहीं आते। और कभी कभी पीछे छूट जाने वालों के लिए सच सिर्फ एक बोझ बन जाता।